बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक चीज़ हमजा, मुझे हमेशा वो हम बात भी करते रहे शो में कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी ऐसी रिवायात थी, हम इस तरह के लोग थे और फिर एकदम से हम बदतमीज़ भी हो गए, झगड़ालू भी हो गए, हम बेहिस भी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हम आपके सामने एक रिसर्च शेयर करने वाले हैं, शायद कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह के फैक्टर की भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इस पे फिर कुछ अमल करने की कोशिश भी करें, सिर्फ सुन के कि हाँ ये होना चाहिए तक काम ना रह जाए। हाँ, यानी बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये एक जो कि सर्वे किया गया है चिल्ड्रन नेशनल अस्पताल वाशिंगटन में, और ये जो सर्वे की जो तहकीकात या रिसर्च है ये शाया हुई है 7 दिसंबर को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के ओपन जर्नल में। और उसमें हमजा हुआ ये कि उन्होंने उन ख़वातीन के ऊपर जो प्रेग्नेंट थी रिसर्च की है और ये तय किए, ये देखने की कोशिश की है कि माँ का ज़हनी दबाव, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसकी अफसरदगी, उसकी मायूसी, उसकी बददिली, उसका खौफ, ये तमाम चीज़ें उसके जैसे कहते हैं रहम में मौजूद बच्चे पे कैसे असरअंदाज होती हैं। और दे फाउंड आउट कि गहरा ताल्लुक है, इसके नतीजे में बच्चा जो है उसकी ज़हनी नशोनुमा मुतासर होती है। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही होगा और बच्चा वैसी ही चीज़ें अडॉप्ट करेगा जो वो देख रहा होगा, तो ये बच्चे की पैदाइश के बाद मामला शुरू नहीं होता, ये पहले से शुरू हो गया होता है और उस वक्त हम सोच ही नहीं रहे होते। अच्छा, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा प्रेशर भी खातून पे उसी वक्त में होता है। एग्जैक्टली, ये वो टाइम होता है जब ससुराल वाले भी अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उसके लिए अपनी जगह बनानी बड़ी ज़रूरी होती है, नई नई अनबन सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको याद होगा मैंने एक इस तरह की रिसर्च ना बहुत पहले भी शेयर की थी और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कहाँ शाया हुई है, कहाँ पब्लिश हुई, वो ज्यूज़ के बारे में थी कि किस तरह से उनके यहाँ क्यों इतने नोबेल प्राइजेज हैं, उनके यहाँ क्यों इतने साइंसदान हैं, इतने बड़े उनके कारोबार हैं। अच्छा, पूरी दुनिया को आपने शेयर की, मैंने जो सुनी मैं वो कहता हूँ कि शायद ये वही तो नहीं है कि वो मैथमेटिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उनके खुराक का, प्रेग्नेंट खातून की खुराक का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसको ऐसी खुराक दी जाती है इसमें आप समझ ले बादाम, दूध, इस तरह की चीज़ें, ताकि उसको, और फिर सबसे बड़ी बात है जो हमजा ने भी कर दी है कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती है, म्यूजिक सुनती है, खुश रहती है, रिलैक्स रहती है, ताकि उसके नतीजे में जो बच्चा है वो ज़हनी तौर पे मजबूत हो। और आपको पता है ये जो घबराहट मायूसी खातून की है, इससे जो बच्चे की ज़हनी उस पर असर होता है, वो उसके फैसला करने की कुव्वत पे, उसकी तनाव और दबाव को बर्दाश्त करने की, और बात सूरत हाल में तो उसके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बच्चे की पैदाइश के बाद हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के लिए, जो पहले का कुछ अमल है उसमें भी मेहनत ये ज़रूर कीजिए कि उस खातून को इतना स्ट्रेस ना दें कि वो बच्चे की नशोनुमा के ऊपर बाकायदा तौर पर असरअंदाज हो रहा हो। ये सर्वे हमने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत अच्छी खबर है, और जिस वक्त ये खबर पहुंची पूरा पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, और उन्होंने अपना जो किरदार है वो बहुत खूबसूरती से निभाया है। किरदार ही ऐसा था कि वो तो कमाल नहीं, उसके बाद वो भी बनी है, वो उस्मान भी, लेकिन वो मैंने देखा एंड आई डिडंट लाइक इट, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे जैसे बता, मैंने कहा नहीं मुझे इतना पसंद नहीं आया, आई वांट टू स्टे इन वो जैसे ना आर्टुगल्स, वो उसी में स्टार्स में रहना चाहती हूँ। खैर, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जहां मुल्क भर में उसने मौत का जाल बिछाया है, मगर अपोजिशन इत्तेहाद अवाम की जिंदगियों की परवाह किए बगैर जलसे खेल रहा है, रैलियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सूरत हाल पर खामोश नहीं रह सके और उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि अवाम की जान बच सके। और वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि जलसों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर लोगों की जानें खतरे में आएंगी। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको वो सुना है। अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के मरीज़ हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि अस्पतालों में जगह नहीं होगी। 64% मुल्तान के अंदर इस वक्त बिस्तरे भरे हुए हैं कोरोना के मरीज़ों से। 40% बिस्तरे पेशावर में भरे हुए हैं कोरोना के मरीज़ों से। इस्लामाबाद में तकरीबन 50%।
और एवरेज आ रही है सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन उसके ऊपर मरीज़ आ चुके हैं। हम सारी कौम मिल के एहतियात करें, SOPs पे चले। मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें ख़तरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं। ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि लोगों की हम जान ख़तरे से बचाएं। जी, तो ये कहना था वज़ीर आज़म का। NCOC के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कोरोना की पहली SOP मास्क का इस्तेमाल है। हमने पहली लहर में अपने लोगों को लॉकडाउन से बचाया। कौम से अपील है कि एहतियात करें और कोरोना SOPs पर अमल करें। वज़ीर आज़म ये मशवरा तो दे रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि हमने जलसा करना ही करना है। ग्रेटर इकबाल पार्क में इस वक्त फ़हीम अमीन मौजूद हैं, उनसे करते हैं। फ़हीम, ये बताइएगा कि अपोजिशन ये कह रही थी खुसूसी तौर पर नून लीग ने यह कहा कि मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया है, हकीकी मनाज़र क्या है वो हमें बताएं। सुबह खैर हमज़ा और फ़रा, आपका बहुत शुक्रिया। PDM का एक बड़ा जलसा लाहौर में होने जा रहा है। ग्रेटर इकबाल पार्क काफ़ी अहमियत की हामिल ये जगह है। सैकड़ों कनाल पर मुहित इस जगह के पर जो पिछले 2-3 दिन से एक बात की जा रही थी कि इसको डैम में तब्दील करने की तैयारियां हैं, नहर में तब्दील करने की तैयारियां यहाँ पर, या इसको दरिया में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सैकड़ों कनाल जगह में से कोई 1-2 फुट जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद हो। 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई थी उसका भी पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर काफ़ी एक गर्म मौसम था, यानी कि 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से जो ज़मीन में नमी थी वो भी ख़त्म हो गई है। PDM की जानिब से ये जलसा जो है जो उनकी जलसों की एक सीरीज़ थी, उस सीरीज़ के हवाले से एक आखिरी जलसा है, और इस जलसे में PDM की क़यादत जो है वो अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इस जगह पर एक कैंप भी कायम किया गया, जिसमें उन तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से तमाम पार्टियों की मुकामी क़यादत का एक इजलास हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि स्टेज किस तरफ तैयार किया जाएगा, यहाँ पर बैठने का क्या इंतज़ाम किया जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइटिंग का इंतज़ाम है वो किस तरह किया जाएगा, और पार्किंग जो है वो कहाँ पर रखी जाएगी, और कायदीन की आमद जो है वो किस रस्ते से की जाएगी। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो गुज़िश्ता रात यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की मुकामी क़यादत की जानिब से ये कर लिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क की अगर हम तारीख़ की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं। सियासी और जो तहरीक हैं उनकी शुरू की जगह भी ये ग्रेटर इकबाल पार्क रहा है, और उनके अख्ताम की भी जगह यही ग्रेटर इकबाल पार्क रहा है। तो अब इतवार के रोज़ एक PDM के पास एक बड़ा चैलेंज है कि इस ग्राउंड को आखिर वो भरने में कामयाब होती है कि नहीं। इस हवाले से PDM की तमाम तर क़यादत का मुकम्मल दावा है कि इसको वो भर कर दिखाएंगे, और अपने आइंदा के जो लाहे अमल है उसका ऐलान भी इसी जगह पर किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वाकई वैसे हालात नहीं है जैसे पहले तस्वीरें आई थी और दिखाया गया था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस हवाले से। अशरफ निज़ामी साहब, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ ख़तरा है और ज़्यादा बड़ा ख़तरा बनता जाता है, लेकिन जलसे जुलूस हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो मुसर है कि वो जलसे जुलूस ज़रूर करेगी। आपके ख्याल में ये जो कोरोना थ्रेट है और थ्रेट अलर्ट है, इसको इस तरह से वायलेट करना या इसको नज़रअंदाज करना कितना बड़ा ख़तरा है और क्या किया जा सकता है इस हवाले से? वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। सुबह आपके प्रोग्राम में मुझे ये इज़्ज़त बख्शने के लिए कि मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं उस कंडीशन के अंदर कि जबकि आप मैडम जानती हैं कि जब हमारे यहाँ पहला केस मार्च के अंदर इस साल आया तो उस वक्त भी हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हुकूमत के ऊपर यही प्रेशराइज किया कि देयर वाज द ओनली रेजोल्यूशन कि जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिसने इतनी बीमारी और इतना मतलब फाइनेंशली सारे का सारा ये फैलाया हुआ है, उसके
उसके लिए दैट वाज ओनली द सिचुएशन जिसके अंदर लॉकडाउन वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो कि की जानी चाहिए थी और उसके साथ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ परवरदिगार के रहम और उसके करम के बाद मैं समझता हूँ कि जो लॉकडाउन किया गया, जो लोगों के साथ हमने एक अच्छे तरीके से मिनहसुल कौम उसको रिस्पॉन्स किया गया और अब टू सम एक्सटेंट मैं समझता हूँ लोगों के रवैये भी, हमारे ताजरों के रवैये भी और बिलखसूस हुकूमत के रवैये जो थे दैट वाज वेरी मच कंसर्न्ड ओवर देयर, जो कि पिछली वेव के अंदर आके हमने एक तरीक़ाकार और एक अपना रिएक्शन जो वो कायम किया और उसको बनाया। उसी का हुआ कि परवरदिगार ने हम पे करम किया और आप जानती हैं कि हमारे मतलब साथ वाले ममालिक जो हैं, ईरान को ले लें, इंडिया को ले लें, अरब कंट्रीज़ को ले लें, उनके अंदर जो जिस तरीके से इसके नुकसानात हुए, इस वबा ने जो नुकसानात बनाए और बिलखुसूस जानी जो ज़ाया हुई, जाने ज़ाया हुई, उस किस्म के से पाकिस्तान हम बचे रहे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब देखें ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए मतलब हुकूमत को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज हम अगर उसे हिज़्ब इख्तलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार करें, आई स्पीक अबाउट अ कॉमन सोसाइटी के सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं और इस वबा को जो एड्रेस करने की खातिर ज़रूरी है और जो दुनिया ने सक्सेसफुल मॉडल देखे हैं आपके सामने, चाइना है, हमारे साथ के न्यूजीलैंड वाले हैं, क्यूबा है, वियतनाम है, तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पे कि एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे साथ, और वो सक्सेसफुल मॉडल क्या था? और सक्सेसफुल मॉडल के अंदर यही था कि हुकूमत और वहाँ की आवाम वो एक पेज पे थे। और एक पेज क्या था? एक पेज था कि जो साइंसदानों ने, जो मेडिकल साइंस ने अपने SOPs डिक्लेयर किए और उस वबा से निमटने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वो एक पेज पर थे, हमें तो अभी तक सामने आ गया। जी डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, हमें तो अभी मालूम ही नहीं हो रहा कि वो सफ़ा कौन सा है जिस पर हमने इकट्ठे होना है। हमारे तो अवाम दूसरी लहर को संजीदा नहीं ले रहे, फिर जो लीडर्स हैं वो इस तरीके की एक सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल के आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलें, जलसे जुलूस में आए। आप लीडरान को तो हम नहीं समझा सकते, वो खुद बहुत समझदार हैं। अवाम के लिए बता दें कि ये दूसरी लहर पहली लहर से कितनी मुख्तलिफ है और कितनी ये सख्त हो सकती है हमारे लिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं। देखें मेरे दोस्त के अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी जो अभी तक हो जानी चाहिए थी, बदकिस्मती से हम टेस्टिंग कैपेसिटी को नहीं टच कर रहे। आज भी 40-41 हज़ार के करीब करें। जस्ट थिंक ऑफ के 22 करोड़ की आबादी के अंदर दीज आर द पीनट जो कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस जो हमारे केसेस इस वक्त हैं, इनको एक केस डायग्नोज के साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 200 केसेस। अब ये कैसे हुए हैं? एक ही चीज़ मोटी सी है जो हम मतलब एज अ हेल्थ प्रोफेशनल्स और दुनिया जो कह रही है कि आपने बड़े इज्तिमात में नहीं जाना, आपने हाथ धोने हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है। ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल करके अगर मैं अपनी जान का खुद ही दुश्मन हूँ तो उसके साथ कौन मुझे मतलब उसका मदावा कर सकता है और कौन? और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि एज गवर्नमेंट इज कैप्टन ऑफ द शिप, तो कैप्टन ऑफ द शिप दे हैव टू टेक। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि एक मतलब बड़ी यहाँ की हमारी लोकल कहावत है कि दो हाथियों के दरमियान जो है वो मतलब घास का और ज़मीन का ही सत्यानाश होता है। इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर ऑल्दो आई नेवर स्पीक अबाउट ऐसी चीज़ों के साथ, तो ये बदकिस्मती के साथ जो नुकसान होगा वो अवामुन नास और हमारे यहाँ बसने वाले बासियों का होगा, जो आपने स्पेसिफिक मुझे मतलब क्वेश्चन किया कि इसके लिए कैसे और क्या होना चाहिए। सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ ऑफ माई फैमिली, अपने बच्चों के लिए, और ये मैंने ही अपना करना है जिसके साथ और कोई और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती जब तक कि मैं अपने आप के बारे में खुद कंसर्न नहीं रखता। ठीक है, फरमाइएगा एक बात की जो है ना वो की गई है। जी बिल्कुल सही। अपोजिशन जो है मुसलसल एक बात कह रही थी कि जी ये तो हक होता है, जमहूरियत का हुस्न होता है, जलसे जुलूस तो होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। एक तवज्जो वो दे रहे थे अमेरिका की कि जब ये इलेक्शंस हुए हैं तो उसके ऊपर एहतजाज करने के लिए लोग कसीर तादाद में जमा हो। और अगर आपके इल्म में हो, कल अमेरिका में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ये उतना नंबर है कि जो नंबर इससे पहले अमेरिका में हम बात करने रिकॉर्ड किया, अगर ये उसी जलसे जुलूसों के जितना टाइम पीरियड होता है 14-15 दिन गुजरने के बाद जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था वही था। तो क्या हम इस सूरत हाल को सीख नहीं सकते कि अगर हमने अमेरिका को देखा कि वहाँ पे ये सब कुछ हुआ तो ज़रूरी है हम भी वही गलती दोहराएं?
देखिए, एक जो चीज़ है ना कि जब मतलब मेरी किसी की भी अगर हर धर्मी के ऊपर आ जाए और सब चीज़ों को मैं ना मानूँ कि मतलब रेस में आ जाए, तो उसका इंसान कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे कौमी रवैये अनफॉर्चुनेटली कि अभी आप बाज़ारों के अंदर भी देखें, जैसे लोगों के इज्तिमात हैं, जैसे हमारा कारोबार और हयाती ज़िंदगी जो चल रहे हैं, और एक तरफ से ये भी कि यहाँ भी मुआशरत हम खेलना चाहते हैं कि हमारी मुआशरत ख़राब हो जाएगी। वेरएज़ मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी है तो ये सब कुछ है, ज़िंदगी है तो ये हुकूमत है, ज़िंदगी है तो इसमें इख्तलाफ है। अगर ज़िंदगी नहीं है तो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, और हमारी सारी एक्टिविटीज़ और ऐसे तबकात, ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे ममालिक जिन लोगों ने इसको इग्नोर किया, और वही लफ्ज़ आई एम सॉरी लेकिन इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों ने कोविड-19 को यही समझा कि आई वबा है, और ये ऐसे खामखा का बाज़ लोगों के ये तसव्वुरात हैं। हमारे सामने इटली मॉडल हमारे सामने है, स्पेन हमारे सामने है, ब्रिटेन हमारे सामने है, और आपने खुद जैसे फरमा दिया कि अमेरिका के सदर के और बाकी अमरीकी जो रवैये थे वो हमारे सामने थे, और यही उसका सारा शाखसाना है। और उसको भुगता किसने? वहाँ की खल्क़े खुदा ने, वहाँ की आवाम ने, क्योंकि एक शख्स का जिसके पास एक पावर थी, कुछ लोगों की एक ग्रुप जो था जिनके पास ताकत थी, उन लोगों के गलत फैसलों ने वहाँ पे जो है लोगों को बेचारों की जिंदगी जो है वो सारी मतलब बिल्कुल ठीक है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल करे और अपने ख़ानदान का ख्याल रखे, क्योंकि ख़ानदान भी ख़तरे में आपके साथ साथ। आप तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन कितनी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़तरे में आ सकती हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं फरा और कुछ बात कर लेते हैं। काशीगिरी का जो फ़न है ना, वो सदियों से खित्ता मुल्तान की पहचान है। मिट्टी के ज़रूफ़ और दीगर जो आराइशी मसनूआत हैं, जब उस पर हाथ से ये दिलकश नकूश उजागर किए जाते हैं ना, तो ब्लू पोट्री वजूद में आती है और ये देख के ही बहुत अच्छी लगती है। आपको जब देखते हैं ना, आप कहीं उधर गुजर रहे हो तो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, आप कहते हैं ये इतना ज़्यादा काम इधर हो रहा है। गुजरने के अलावा ब्लू पॉटरी जो है ये हमारा एक हेरिटेज वैल्यू भी है। अगर आप जाएँ और मुख्तलिफ मज़ारात में और मुख्तलिफ दरबारों में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो जो एक ब्लू कलर इस्तेमाल किया जाता है ना, वो अपने अंदर एक पूरा फ़न है। लेकिन ये ब्लू पॉटरी कैसे बनती है और इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए जो लोग हैं वो कैसे इस तमाम मामले को चलाते हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। सदियों से काशीगरी का फ़न जनूबी पंजाब खित्ता की पहचान बना हुआ है। मट्टी के ज़रूफ़, टाइलों और दीगर आराइशी मसनूआत पर जब काशीगर हाथ से खूबसूरत फूल, पत्तियां और दिलकश नकूश बनाता है तो ब्लू पोट्री वजूद में आती है। कहते हैं कि इब्तिदा में फनकार सिर्फ नीले रंग का इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर काम बर्तनों पर होता था, इसलिए ब्लू पोट्री की इस्तिलाह मशहूर हो गई। मिट्टी है, ये हम दरिया चनाब से लाते हैं, उसको जो है ना फिर इसको हम कई दिनों से भिगो के रखते हैं। पत्थर होता है, उसको पीस के इसके ऊपर लगाते हैं। इसके जो कलर होते हैं वो ख़ास होते हैं, जो आग में पकने वाले होते हैं। इसके ऊपर गलेज करते हैं, शीशा जो होता है वो इसके ऊपर करते हैं। वक्त की तेज रफ्तारी के बावजूद कारीगर रवायती तरीकों से इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। काशीगरों के हाथ जब मिट्टी को लगते हैं तो ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक होते हैं कि देखने वाला दाद दिए बगैर नहीं रहता। रियाई मिट्टी के ऊपर की हुई है। अब उसके बाद उस्तादों ने आज से 30 साल पहले वाइट चाइना क्ले पे शुरू किया, जिसको हम आजकल जिसमें हम डिनर सेट्स, प्लेट्स, हर चीज़ देखते हैं, इसको ब्लू पॉटरी कहा जाता है। अब ये दोनों मुल्तान की कदीमी पैमाइश हैं। वक्त के साथ साथ रेड क्ले वाला काम ख़त्म हो रहा है, जो दरियाई मिट्टी से होता है, जो सदियों से होता आ रहा था। वाइट क्ले की अहमियत बढ़ती जा रही है। जनूबी पंजाब की तारीख में खित्ते की सकाफत को गुज़िश्ता 300 सालों से जिंदा रखने वाले ख़ानदानों की नई नस्ल भी इस फन को दुनिया भर में रूशनास करवाने में लगी हुई है। काशीगर कहते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती मुयस्सर आ जाए तो वो इस फन को मजीद मकबूलियत की मेराज पर पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन महताब हैदर के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। बिल्कुल, इसका ना एक कोई ताल्लुक इस्लामी तर्ज तामीर से भी है, इसलिए कि हमारे जैसे मैंने कहा मुख्तलिफ जो इस्लामी इमारात हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो उसमें हमें इसका कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई टच जो है वो ज़रूर मिलता है। और मुल्तान में तो ख़ास तौर पे मिलता है जब भी हम मुल्तान का सफ़र करते हैं। तो अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। दिसंबर का महीना जब आता है ना, तो वो अपने साथ एक पूरा एहतसाब का एक उन्मान लेकर आता है। आप खुद अपने बारे में भी सोचते हैं क्या क्या पाया, और हुकूमत के बारे में भी सोचते हैं कि इस एक साल में क्या बना, क्या नहीं बना, क्या वादे किए गए, कितने पूरे हुए, कितने रह गए। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो ग्रीन लाइन मनसूबा जो है वो शहर कायद की आवाम के लिए एक ख्वाब ही बनकर रहा हुआ है अभी तक। इस मनसूबे का संगे बुनियाद फरवरी 2016 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने रखा था। दावा था 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन आज 2020 का आखिरी महीना दिसंबर है, मंसूबे का कोई अता पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ इस साल में हमने क्या खोया पे बात कर ली जाएगी। ये 4 साल से दिसंबर में बात होती है कि नहीं हुआ। सिंध हुकूमत 2 बार इस मंसूबे के लिए बसें लाने में नाकाम रही है। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बसों, ITS और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी खुद उठाने की पेशकश की, मगर सिंध हुकूमत ने ये अथॉरिटी 1 साल की ताखीर के बाद वफाक को दी। और इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने एम जिना रोड पर ग्रीन लाइन कॉरिडोर के लिए होने वाला काम भी रुकवा दिया था। और दूसरी जानिब जो बसों की खरीदारी भी इस मंसूबे के लिए चैलेंज है। जैसे पहले आपको हमजा ने बताया है कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के मुताबिक ग्रीन लाइन का पूरा मंसूबा 24 अरब रुपए की लागत से तैयार होना है। पहले मरहले में सरजानी से नुमाइश तक बसें चलेंगी, जिस पर 80 बसें चलेंगी और हर बस में 200 से 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। मेरा ख्याल है इस बारे से हम बातचीत कर लेते हैं। बातचीत कर लेते हैं कि शायद बन जाएगा। जी, सो हमारे साथ PTI सिंध के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग खुर्रम शेर जमान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा, ग्रीन लाइन मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने का दावा था। आज 4 साल बाद भी शहर कायद के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और PTI से भी उनका सवाल ये है कि आपके आने के बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इंतज़ार कब ख़त्म होगा? अच्छा, नहीं, इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मंसूबा मुकम्मल करने की जिम्मेदारी जो थी वो वफाकी हुकूमत की जो थी, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल करना था, लेकिन इसकी बसेस और इसका जो IT सिस्टम था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मुकम्मल करना था। अंदाज़न कोई 1 या सवा साल पहले सिंध हुकूमत ने हमसे ये कहा कि ये मंसूबा हम पूरा मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुकम्मल कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसके बसेस और IT सिस्टम भी हमें मंगा के दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब ऑल ऑफ अ सडन एक चीज़ कही जाती है तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से प्लान जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती है। गवर्नमेंट ने खैर उसके बाद उसका टेंडर कर दिया है। मई में जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मई में बसेस अराइव जो हैं वो कराची पोर्ट पर पहुँच जाएंगी, और मेरे ख्याल से जून या जुलाई के महीने तक जो है ग्रीन लाइन आपकी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन आप भी, आपकी गुफ्तगू में भी अभी वो सिंध वफाक सिंध वाली जो है ना कहानी, वो दोबारा से सुनाई दे रही है। हर मंसूबे में ये कहानी आ जाती है, भले वो गैस पाइपलाइन बिछानी हो, भले ग्रीन लाइन का इस वक्त हो, तो इस मंसूबे में भी ताख़ीर की जिम्मेदार सिंध हुकूमत ही है, वफाक की कोई इसमें जिम्मेदारी और अमलदारी नहीं है। नहीं, देखिए, हम बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे वफाक और सूबे के जो है आपस में इस तरह का इश्यूज़ आ जाते हैं। और देखिए, इसी वजह से अब जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया था कि अब नए जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद पूरे मुकम्मल करेगी या वो फेडरल गवर्नमेंट खुद मुकम्मल करेगी। उसके मैं आपको एक बता भी देता हूँ उसके बारे में कि जैसे कि जो 1100 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट K4 का भी है। कराची के पानी का आपको पता है कि कराची में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो K4 का प्रोजेक्ट है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरा मुकम्मल करेगी, स्टार्ट से लेकर आखिर तक, और हमारी ही जिम्मेदारी होगी उसे मुकम्मल करना। उसमें किसी और की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जिस तरह मैंने आपको ग्रीन लाइन के बारे में बताया कि ग्रीन लाइन का जो है मेरे ख्याल से जून या जुलाई के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगी। कराची के लिए एक और बहुत बड़ा तोहफा है जो कि कल आपके सामने खबर आई होगी कि 50 फायर टेंडर्स जो हैं वो कराची शहर कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, वो रेडी हो गए हैं और चाइना पोर्ट पे इस वक्त खड़े हैं। तो ये भी वादा कराची से किया था वज़ीर आज़म साहब ने कि कराची के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत सालों से जो है KMC को जो है फायर ब्रिगेड नहीं दी गई थी। आग लग जाती थी, लोगों के कारोबार जल के राख हो जाते थे और फायर ब्रिगेड्स पहुँचती नहीं थी। सो ये 50 फायर ब्रिगेड जो है कुछ दिनों में कराची एयरपोर्ट जो है वो कराची पोर्ट जो है वो पहुँच जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये नहीं, आप याद करें कि अंदाज़न 2 से 2.5 या 3 महीने पहले जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किए गए थे, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने मुकम्मल किए हैं। और 6.4 किलोमीटर्स का निश्ता रोड कराची का बड़ा अहम रोड और 6.3 किलोमीटर्स का मंगोपी रोड, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने मुकम्मल किया है।
तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव्स लिए थे 2018 में, वो आहिस्ते आहिस्ते अपने मुकम्मल जो है ना अपने उस पर पहुँचते जा रहे हैं। वो जी खुरम साहब ये फरमा दीजिएगा कि कराची का मसला यहाँ पर आ जाता है कि कराची पैकेज की बात हुई और इस वक्त सबसे बड़ी स्टेक होल्डर 2018 के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है कराची में और हुकूमत सूबे में नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन अवाम आपको देखेंगे कि आप लोगों के पास वहाँ पर अक्सरियत मौजूद थी। अवाम को नज़र जब आ रहा होता है तो ये अवाम को क्लियर नहीं हो रहा होता कि ये सूबा काम कर रहा है या ये विफाक काम कर रहा है। तो वो जो कराची पैकेज की बात थी, अवाम को ज़रा ये भी बता दें कि हम काम कर रहे हैं और ये हम ही काम कर रहे हैं और सूबा इस पे काम नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है। लोगों को ये बात समझ में आ गया कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जितने मामलात हैं वो सूबाई हुकूमत के हैं। जैसे कि पीने का पानी हो गया, स्कूल में तालीम हो गई, हॉस्पिटल में जो है वो इलाज की फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत इन तमाम कामों के लिए सूबाई हुकूमत को पैसा फराहम करती है, जो कि अरबों रुपये मिलता है इनको। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस बात की समझ आ गई है। हाँ, जितने एडिशनल पैकेजेस हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म ने 162 अरब रुपए पहले अनाउंस किए थे, वो लोगों को पता है कि वफाकी हुकूमत ने सारे काम किए। इसी तरीके से ग्रीन लाइन का काम हो गया, ये फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, रोड बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, जो काम हम करते जा रहे हैं वो आप लोगों को बताते रहते हैं उसके बारे में। जैसे आपने फरमाया कि 162 अरब है, उसका पहले बात हुई और 700 अरब की अब बात हुई। ये खतीर रकम है। अगर कह रहे हैं आप पानी भी सिंध गवर्नमेंट ने देना है, सारा कुछ जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने करना है 18वीं तरमीम के बाद, तो ये पैसे कहाँ लगने हैं और कहाँ पे लगे हैं? क्योंकि आवाम जो ये भी सवाल करेगी ना कि कराची पैकेज बड़ा एक ऐलान तो कर दिया जाता है, ग्राउंड पे कहाँ पे लगे पैसे और कहाँ पे नजर आए? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि सारी जो हमारे सामने हालात हुए, जैसे कि बारिशें आई तो पूरा शहर आपका डूब गया। जाहिर है कि आपके स्टॉर्म ड्रेन जो है वो बने हुए नहीं थे, आपका पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ है। सिंध हुकूमत जो है काम नहीं करती है, सफाई नहीं करती है, बच्चों को जो है स्कूलों में तालीम जो है वो नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल्स के इशूज़ हैं। तो फिर आखिरकार लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, लोग चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कराची में भी डिलीवर करें, तो हमें मजबूरन फिर ऐसे पैकेज देने पड़ते हैं। अब ये कब तक लोगों को हम ये बताते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है काम नहीं करती है? पीपल्स पार्टी 12 साल से इक़्तिदार में, लोग भी असल में थक गए हैं सुन सुन के। तो ये बेसिकली एडिशनल पैसा है जो वफाकी हुकूमत से हुकूमत को देती है और ये पैसा खर्च कराती है। बिल्कुल, ये 1100 अरब रुपए है जो दिया जाता है सिंध हुकूमत को और फिर इसके डायरेक्टली काम भी जो है वफाक खुद देख रहा है और उम्मीद ये है कि जून जुलाई तक जो है ग्रीन लाइन मंसूबा कम से कम मुकम्मल हो जाएगा और अगले साल के दिसंबर में बात नहीं करनी पड़ेगी कि ये मंसूबा जो है अभी भी ताख़ीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे एक सिंध हुकूमत की तरफ से बात आती है कि हमें हमारे फंड्स नहीं रिलीज़ किए जा रहे, कि वो ये बात भी ना हो, कोई इस तरह की आपस में रास्ता निकले कि जिससे तमाम चीज़ें जो है फाम तफहीम के साथ आवाम की फलाह बहबूद के लिए जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाए। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो जहन में एक बेआबो गया जगह का तस्वुर आता है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, वो एक बेबंजर बेअबान किस्म की जगह है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत तासुर। क्योंकि बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत सारे वसाइल से मादनियात से माला माल किया है, वहाँ उसका कुदरती हुस्न भी दीदनी है। अनफॉर्चुनेटली हमें उसके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बलूचिस्तान अपने कुदरती जंगलों, पहाड़ों और पानी की गुजरगाहों, झरनों, आबशारों की वजह से हर एक के लिए कशिश रखता है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहें तो गए बगैर दिमाग में इतनी चीज़ें बना दी। हाँ, और सुबह में साफ शफाफ पानी, पहाड़ों से निकलते हुए पानी के खूबसूरत नज़ारे हर इलाके में मौजूद है। लेकिन रसाई ठीक है, मुश्किल है, रास्ते थोड़े से मुश्किल हैं, सिर्फ मुकामी लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अब जो टूरिज़्म से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बलूचिस्तान अभी भी पूरी तरह दरियाफ्त ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या कुछ। और सयाहत के हवाले से बलूचिस्तान से वाकफियत रखने वाले लोग ये भी कहते हैं कि सुबह इतने सयाहती मकामात से भरा हुआ है कि अगर कोई इनको देखने
देखना चाहे तो वो थक जाएगा। आप सोशल मीडिया पर अब देख भी रहे होंगे कि जैसी सयाहत बढ़ी है तो लोग वहाँ से कुछ वीडियो शेयर करते हैं और इतना खूबसूरत है बलूचिस्तान, आपको यकीन नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है ये पाकिस्तान है, यकीनन ये पाकिस्तान ही है। हाँ, और वैसे भी वो कहते हैं ना, बंदा सहराई है मर्द कोहिस्तानी। सो ये लोग भी वहाँ के इसी तरह के हैं, जफाकश, मेहनती, उसके साथ साथ खुददार, गयूर। सो बलूचिस्तान के बहुत से रिहायशी पहाड़ों से वाकिफ़ हैं, उनके लिए वो दुश्वार गुजार रास्तों पे सफ़र करना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल। अब हुकूमत जो है बलूचिस्तान की वो इसके लिए बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान कर रही है जिन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह में सयाहत के फ़रोग के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान क्या कुछ नया करने वाली है? ऐसे कौन से नए मकामात होंगे जिन्हें अब तक मकामी लोग ही जानते हैं लेकिन मुस्तकबिल में ये सयाहों को अपनी जानिब खींच के लाएंगे? जी, आप ये पूछिए कि क्या कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर रही और कौन सी ऐसी साइट है कि जिस पे हमारा तवज्जो नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट तकरीबन 5 अरब रुपए की लागत से हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। 1.7 बिलियन रुपए की लागत से कोस्टल बेल्ट पे 7 नए साइट्स वो हम डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे हट्स बनेंगे, रेस्ट हाउसेस बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे और इसकी पूरी मास्टर प्लानिंग हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ज़ियारत वैली है 1 अरब रुपए की लागत से उसकी मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं और 351 मिलियन रुपए की लागत से वहाँ पे नए साइट्स हम डेवलप कर रहे हैं। शाबान वैली मास्टर प्लानिंग उसका हमने शुरू किया है और इल टॉप जो है अन्ना लेक 400 मिलियन रुपए की लागत से उस पे रिजॉर्ट डेवलपमेंट का काम शुरू है। इसी तरह जो हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट है मेरगढ़ उसको डेवलप कर रहे हैं। केव सिटी हमारा एंगला माई पीर ये साइट है हमारा बड़ा हिस्टोरिकल केव सिटी, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। और इसके अलावा शाबान वैली है और मूला चुट्टोक जो है फुजदार में उसको डेवलप कर रहे हैं। यानी एक तो यह है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनके लिए अट्रैक्टिव हम बना रहे बलूचिस्तान को। नए साइट्स भी डेवलप कर रहे हैं, पुरानों को जो है रिनोवेट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा GDA गवादर में रिसेंटली एक पार्क, बड़ा खूबसूरत अम्यूज़मेंट पार्क हमने डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया। वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, वो वहाँ पे तफरीह की गर्ज से जो है जा रहे हैं। मेरीन ड्राइव है और बहुत सारे हमारे इस तरह प्रोजेक्ट हैं। शाहवानी साहब, बेशक ये तवील तरीन पट्टी है जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है, ब्लू वाटर है जो कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो अल्लाह ताला ने हमें जगह तो खूबसूरत दी हुई है, उनको मेनटेन करना, उनको खूबसूरत रखना, वहाँ पर सफाई का इंतजामात और सहूलियात रखना जो है ये एक बड़ा चैलेंज होता है। रिलीजियस टूरिज्म भी पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की बात की, आर्कियोलॉजिकल जिन लोगों को तारीख से दिलचस्पी है उनके लिए एक मकाम है कोई पीर गायब, मुझे भी उसका नाम बड़ा इनोवेटिव लगा है और उसके ऊपर भी सुना है बलूचिस्तान गवर्नमेंट बड़ी काम कर रही है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा प्लीज़। पीर गैप जो है कोयटा से सिर्फ सवा घंटे की मुसाफत पे है, मैक्सिमम 1.5 घंटे अब के ड्राइव पे है। एक तो ये है कि करीब के करीब पड़ता है, दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल साइट है। यहाँ पे एक नेचुरल आबशार है, पहाड़ से पानी जो है नीचे आती है और नीचे एक लेक किसी वो शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन ये कभी डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ पे न पार्किंग की कोई फैसिलिटी थी, ना ही वहाँ पे कोई शेड्स बने हुए थे, ना ही कोई रेस्ट हाउसेज, दीगर जो कैंटीन वगैरह की सहूलत मैस की वो कभी नहीं थी। तो ख़ुसूसन हमारे जो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान है उनके ताउन से पीर गैप को बहुत खूबसूरत हमने डेवलप किया और अगले 10 दिनों में डिप्टी कमिश्नर जो है मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का वो एडवर्टाइज करेंगे इसको और पूरा एक प्लान हम शेयर करेंगे, उसका स्केजुअल कि फैमिली डे कब होगा, उसके अलावा आम दिनों में क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी, अम्यूज़मेंट और मेंटेनेंस डे। तो कोयटा के जो लोग हैं उनको ये बड़ा करीब पड़ता है और ख़ुसूसन अब जो विंटर सीज़न है वहाँ पे मौसम बड़ा गर्म मौसम होता है। और जी बिल्कुल ठीक है। लियाकत शाहवानी साहब, दीगर सूबों से लोग सियाहत के लिए बलूचिस्तान आना चाहें तो उनको घर बैठे इस हवाले से मालूमात कहाँ से मिल सकती हैं? क्या कोई वेब पोर्टल बनाया जा रहा है?
देखिए इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे काम जारी है और इस तरह की फैसिलिटीज़ हम उनको फराहम करेंगे। और एक तो ये कि वेबसाइट पे तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होगा, और दूसरा जो बाय एयर जो हमारे जो टूरिस्ट हैं वो जब कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ही वो लैंड करते हैं तो वहाँ पर हमने एक डेस्क स्टैब्लिश कर रहे हैं कोयटा एयरपोर्ट पे, और उस डेस्क में जो है बलूचिस्तान के जितने भी टूरिज़म साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पोल्ट्री सेक्टर को बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने हुकूमत से अपील की है कि पोल्ट्री फीड की कीमत में कमी की जाए। अभी पिछले दिनों हम अपीलें कर रहे थे कि पोल्ट्री की कीमत में कमी की जाए, लेकिन अब पोल्ट्री फीड की जो कीमत है वो बढ़ गई है। एसोसिएशन का कहना है कि फीड माफिया पोल्ट्री की सनत को तबाह करने के दर पे है। एक माह के दौरान फीड के एक थैले पर 1000 रुपए से ज़ायद का इजाफा किया गया, और चूजे की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा और मुर्गी के गोश्त की किल्लत भी पैदा हो सकती है। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक फीड की कीमत में होशरुबा इजाफे से गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लग जाएगी, मजीद यानी कि महंगा हो जाएगा। आसमान से तो भी बातें कर, हाँ, वो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है उसके मुताबिक इनको चीज़ें महंगी मिलेंगी तो ये आगे महंगी बेचेंगे। आवाम को मिलने वाली जो सस्ती प्रोटीन एक ख़ास मनसूबे के तहत ख़त्म की जा रही है। पोल्ट्री एसोसिएशन ने दरख्वास्त की कि वज़ीर-ए-आज़म फीड महंगी करने वालों के खिलाफ एक्शन लें और इस सनत को बचाएं, क्योंकि इस सनत से तबाह होने से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। और पोल्ट्री एसोसिएशन का ये भी कहना है कि पोल्ट्री की फीड में 40% मकई शामिल होती है और मकई की बड़े पैमाने पर जखीरा अंदोजी की जा रही है। इस सारे मामले पर बात कर लेंगे। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये फरमाइएगा कि एसोसिएशन तो ये कह रही है कि पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफे के पीछे एक माफिया काम कर रहा है, जखीरा अंदोजी की जा रही है। सर, इसके कुछ हकाइक हैं जो दिए भी जा रहे हैं? अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब बात करें तो उनसे कुछ बात करने के लिए हकाइक भी मौजूद हैं। मोहतरम, बहुत शुक्रिया। आपने ये कहा कि पोल्ट्री एसोसिएशन, बहुत सारी यहाँ पे पोल्ट्री एसोसिएशन बनी हुई है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के हवाले से मैं बात करूँगा। हो ये रहा है कि कोई जखीरा अंदोजी नहीं है, लेकिन बाकी कीमतें जो है ना, मकई की कीमत जो है वो 900 रुपए से लेके 1800 और 1900 रुपए पर मन के हिसाब से हो रही है, जो बेनता हुई। फीड की कीमतों में इजाफा हुआ है। फीड की कीमतों में इजाफा होने की वाहिद वजह यह है कि इस वक्त हमारे पास ग्रेन्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। सारा के सारा जो सोयाबीन है वो भी बाहर से आता है। और इस वक्त अगर हम देखें, अगर हमें गवर्नमेंट इजाजत देगी कि मक्की को बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ किसी हद तक बेहतर होगा। ये बिल्कुल सही है कि पिछले एक साल के अंदर अंदर जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 1000 रुपए से ऊपर का फीड की बोरी पे इजाफा हुआ है, जैसे जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इंतहा बढ़ गई है। लेकिन हम ये अवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर वही बात आती है कि डिमांड और सप्लाई का आएगा। अगर डिमांड होगी और सप्लाई पीछे कम होगी तो मुर्गी का रेट बेहतर हो जाएगा, और सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो जिस तरह आज भी इसी तरह हुआ कि कल मुर्गी का रेट कुछ और था, आज मुर्गी का रेट 10 से 12 रुपए कम हो गया। इसी तरीके से चूजे के बाद रेट है, कल चूजे का रेट कुछ और था और शाम के टाइम जो है ना वो चूजा मुख्तलिफ रेटों के ऊपर बिका है। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा, जो कहा जा रहा है कि कोई ख़ास कोई तबाह करने के दर पे है इस पूरी इंडस्ट्री को और इसको जानबूझ के नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो इसको तबाह करना चाहते हैं? उनके क्या मफादात हैं और क्यों तबाह करना चाहेगा कोई पोल्ट्री इंडस्ट्री को या इससे वाबस्ता लोगों को? मेरे ख्याल में बहरहाल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं पता कि हमें मकई कितनी चाहिए होगी, उसकी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। जैसा कि आपने गंदुम में भी यही देखा था और अब भी यही हो रहा है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है 40% जो है ना वो मकई जो है वो फीड के अंदर शामिल की जाती है। और इस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन है वो मकई की है। मकई की क्रॉप कम हुई है और उसकी
वजह से जो है वो ये फीड की कीमतों में, मकई की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर फीड की कीमतें कम ना हुई तो आने वाले दिनों में ये मजीद मुर्गी जो है महंगी हो सकती है, गोश्त इसका महंगा हो सकता है। अगर वाकई महंगा हो सकता है तो कहाँ तक कीमत जा सकती है, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको इस तरीके से लूंगा। मैं कहूंगा कि अगर डिमांड नहीं होगी तो मुर्गी की कीमत कभी भी ऊपर नहीं जाती है। हम कभी भी मुंतकिल अवाम के ऊपर नहीं कर सकते। मुर्गी बिकती है, मुर्गी की सेल हो रही होती है तो रेट बेहतर हो जाता है, अगर नहीं हो रही होती तो रेट तेजी के साथ नीचे आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा मारूफ साहब, ये भी फरमाइएगा, एक होती है अलाइड इंडस्ट्री, जो एक आपकी मेन इंडस्ट्री है पोल्ट्री, लेकिन आपको मालूम है कि उसके साथ अब आपको मकई चाहिए है, आपको सोयाबीन चाहिए है, तो अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ क्यों नहीं आप लेज़ ऑन करते कि उनके किसान बेचारा इसलिए नहीं मकई लगाता या काश्त करता क्योंकि उसको वहाँ से मिलता कुछ नहीं है, उसकी वो वहाँ पे उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी पूरी नहीं होती। तो इस तरह से मिल के क्यों नहीं आप लोग काम करते कि जो आपके सप्लायर्स हैं वो भी सिक्योर रहें, आप भी सिक्योर रहें और आगे जो कंज्यूमर है उसको भी इसका नुकसान ना पहुँचे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहेगा कि हम जो मकई का काश्तकार है उसके साथ हम मीटिंग्स कर रहेंगे और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कभी भी इस चीज़ की शॉर्टेज ना हो। बिल्कुल ठीक है। मारूफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि डिमांड एंड सप्लाई का ही मामला है, इससे फीड से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? लेकिन हमसा देखें, घूम के सारी बात जो है वो किसानों पे आती है। अगर भारत में किसान जो है वो सरापा एहतजाज है तो उसकी वजह, और पूरी दुनिया में अगर जस्टिन ट्रूडो भी इस पर बात करते हैं ना, तो उसकी वजह है कि वो रियलाइज़ करते हैं कि जो ग्रोअर है उसी ने उगाना है, तो सारी इंडस्ट्री उसी से कपास बननी है, उसी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलनी है, उसी से मकई बननी है, उसी से पोल्ट्री इंडस्ट्री चलनी है, उसी से लाइफ स्टॉक चलना है, उसी से हमारे गंदम गेहूँ ये सारी चीज़ें जो है वो आनी। लेकिन किसान जब ये सोच रहा होता है ना फराग कि मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतना मैं खर्चा कर रहा हूँगा, इतनी देर मैं इंतज़ार करूँगा, बच्चों की तरह मैं अपनी फसलों को पालूंगा और एंड पे मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और बाहर से जब वही चीज़ें मंगवाई जाएंगी तो वो मुझसे डबल पैसा बाहर के किसान को दे दिया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। और कई अगर आपकी किसानों से बात हो, ज़मींदारों से बात हो जो ये काश्त कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है अजनास हैं, उनसे आपकी बात हो तो वो इतने डिसहार्ट हो चुके हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। अनयूजुअली इस दफ़ा मैंने जब अपने पंजाब की तरफ ट्रैवल किया तो मुझे नज़र आया कि बहुत सारी जगहों पे वापस लोग गुड़ बना रहे हैं, विच वॉज न्यू थिंग। काफ़ी अरसे से लोग ये नहीं कर रहे थे। सो ये एक चीज़ें जो है हमें इनके बारे में सोचना और गौर करना पड़ेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, अब कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करें कि 3 पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में शेल लाइव वायर टॉप 10 इनोवेटर्स अवार्ड जीत लिया। और ये एजाज़ पाकिस्तान के नौजवान कारोबारी हजरात के लिए बाइस फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। मुकाबलों में दुनिया भर के स्टार्टअप्स को इनोवेशन की बुनियाद पर जांचने के बाद इनामात से नवाजा जाता है। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स एडमन रोबोटिक्स पाकिस्तान को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस स्टार्टअप का मकसद मुकामी स्कूलों को अपने निसाब में रोबोटिक इंजीनियरिंग को शामिल करने में मदद करना है। इस स्टार्टअप के बानी और CEO मोहम्मद नबील के मुताबिक आलमी सतह पर हमारा आइडिया और स्टार्टअप को तस्लीम करने से हमें मजीद काम करने की तरगीब मिली है। बिल्कुल ऐसा ही। और कोविड-19 ने उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको मुतासिर किया है, लेकिन हम में से कुछ लोग इस वबाई अमराज में लोगों की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके हासिल कर रहे हैं और कुछ नया तैयार करने में कामयाब भी रहे हैं। नबील इस वक्त जो है एडमन रोबोटिक पाकिस्तान के जो CEO हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आसान अल्फाज में हमें भी समझा दें, नाजरीन को भी समझा दें कि रोबोटिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? रोबोटिक इंजीनियरिंग आसान वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं आपको कि जो हम स्कूल्स में नॉर्मली बच्चे आपके रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहे होते हैं ना, हर बच्चा खेलता है, तो रिमोट कंट्रोल कार बनती कैसे, इसको आप रोबोटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इट्स अ सिंपल वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आइडिया यही है कि बच्चों को, जो बच्चे टॉय से खेल रहे होते हैं, तो किस तरह से बच्चों को वो टॉय बनाना सिखाया जा सके। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। उससे फ़ायदा ये है कि बच्चे जो स्किल्स हैं, जिस तरह से कोडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये स्कूल में ही सीख जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ लोग कहेंगे लेकिन मैं तुर्की की मद्दाह जो हूँ वो बहुत सारी और चीज़ों पे हूँ, जहाँ पे बात करते हैं हम
ड्रोन्स की, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी उनकी जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन, और मेरा ख्याल है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक इंजीनियरिंग और इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है। सो ये चीज़ें जैसे उन्होंने दुनिया को चौंका दिया है कि ये पूरा आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जो जंग है इसमें मेन और मेजर रोल जो प्ले किया है वो तुर्की के उन ड्रोन्स ने किया है जो कि मिसाइल ले जाने की और वहाँ से प्रिसीजन टारगेटिंग की सलाहियत रखते थे। तो ये जो तालीम आपकी आप बात कर रहे हैं, ये हम इस लेवल पे ला सकेंगे अपने मुल्क को, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं, हमारे पास स्कूल में तो लाइब्रेरी में किताब नहीं मिलती, तो ये सब साइंस लेबॉरेटरी में जाएँ तो वहाँ पर हमें एक वो फनल नहीं मिलता है सही तरह से, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी? ओके, आपने काफ़ी अच्छा इस चीज़ को समअप किया। देखें, पाकिस्तान का जो अगर हम निसाब देखते हैं ना, अभी भी सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हो रही है, तो जितनी भी दुनिया ने तरक्की की है वो इसी वजह से की है कि उनके निसाब को वक्त के साथ साथ चेंज किया गया है। लेकिन हम पाकिस्तान के अगर निसाब की बात करें तो उसको वक्त के हिसाब से चेंज नहीं किया गया। तो लेकिन हमारी कंपनी का मकसद ही ये है कि वो चीज़ें निसाब में लेके आई जाएँ जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं। जैसे बच्चों को, क्योंकि आप देखें ड्रोन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को नहीं पता है कैसे यूज़ होनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी दुनिया में ये निसाब का हिस्सा बन गया है, लेकिन पाकिस्तान में निसाब का हिस्सा नहीं बना। और ये चीज़ें अभी हमने स्टार्ट किए हुए भी 2016 में हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे स्कूल का निसाब का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है। ऑब्वियसली मुश्किल काम है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, स्कूल्स को अवेयरनेस नहीं है, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। और अगर हम कोविड-19 में देखें तो ऑल्दो के ऑब्वियसली इसके बहुत ज़्यादा वर्स इफ़ेक्ट भी हुए हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, लेकिन अगर आप इसका एक पॉजिटिव साइड देखें तो ये देखें कि पूरे स्कूल जितनी भी दुनिया पाकिस्तान में हैं वो सब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। इससे पहले देखें हम से मोबाइल फ़ोन को इस तरह से देखते थे कि मोबाइल फ़ोन एक खेलने के लिए यूज़ होता है या सिर्फ वीडियो देखने के लिए, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, बच्चे ये सोच रहे हैं कि हाँ इसको पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप देखें कोरोना की वजह से जो एक सबसे ड्रास्टिक चेंज आया है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंबाइन करने में हेल्प करेगा, वो ये है कि स्कूल्स और बच्चे और पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। ये नबील बता दीजिएगा कि दुनिया में तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में एक तो कितना पोटेंशियल मौजूद है और दूसरा बच्चों को इस तरफ राग़िब कैसे किया जा सकता है और माँ बाप को कैसे, क्योंकि बच्चों को इस तरफ लाने के लिए माँ बाप को टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप को ये चीज़ समझ आए। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मैं बच्चों वाला एलिमेंट वो कर लेता हूँ। देखें, बच्चों को राग़िब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप देखें आपके घरों में जब बच्चे होते हैं उन बच्चों को रिमोट कंट्रोल कार, रोबोट या इस टाइप की चीज़ों से ऑलरेडी खेलने का शौक़ होता है। मेरा बच्चा है 2 साल का, उसको मैंने रिमोट कंट्रोल कार दी, वो 2 दिन के अंदर टूट गई थी और वो नीचे से निकाल रहा था कि मोटर कैसे यूज़ होनी है, किस तरह से होना है। तो बच्चों के अंदर तो ऑलरेडी क्यूरियोसिटी होती है, बस उन्हें आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, टूल्स प्रोवाइड करें तो वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स को इसलिए, हमारे यहाँ जैसे हम छोटे थे तो उस टाइम से ही हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि अच्छे ग्रेड्स लेके आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर मेहनत करो। तो क्या होता है, वो एक माइंडसेट है कि अच्छे ग्रेड लाओगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। इस माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेड्स अच्छे नहीं होने चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग कि ग्रेड्स के साथ साथ बच्चों को स्किल सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जिसमें स्कूल के बच्चे जो कि मैट्रिक क्लास में है, 8 क्लास में है, वो ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में अच्छा प्रोफेशनल बंदा भी अर्न नहीं कर सकता। तो आप अगर इसके ये वाले पॉजिटिव साइड देखें टेक्नोलॉजी को सिखाने के बच्चे को, तो पाकिस्तान के पेरेंट्स को अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि किस तरह से रोबोटिक्स या स्टेम एजुकेशन जिसे नॉर्मली कहा जाता है उसको किस तरह से स्कूल के निसाब का पार्ट बनाया जा सके। बिल्कुल सही। और दूसरा, उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज कराना। हमारी तो क्रेडिट आवर्स नहीं पूरे होते हैं, हमारी तो डिग्रीज हैं, उनकी वैल्यूएशंस नहीं उस तरह से हो पाती। सो अगर हम, जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया और आपको एक स्टैंडिंग मिली है उसमें पूरी दुनिया में, तो अगर कोई बच्चे आपसे एफिलिएट करना चाहें, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहें जो कि फिर उनको इन टर्म्स ऑफ के आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन में हेल्प करे, अगर वो जाना चाहें इन फील्ड्स में, सपोज नासा में हम जा नहीं सकते लेकिन नासा में जाना चाहें, तो वहाँ पर हम कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में गाइड कीजिएगा कि जो वालिदैन के पास ये सहूलतें मैसर नहीं, जिन बच्चों के पास, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी और इस एरा में दाखिल हो सकते हैं।
देखिए नासा, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड सब जगह पाकिस्तानी बच्चे जा सकते हैं। बहुत सारा पाकिस्तानी बच्चे ऑलरेडी गए हुए हैं। मेन चीज़ ये है, जिस तरह से अगर बच्चों ने ये चीज़ें सीखनी है तो हमारा प्लेटफॉर्म है एडवॉन के नाम से, EDVON। गूगल पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से शेल का एक प्रोग्राम था जिसमें ग्लोबली पाकिस्तान के 3 स्टार्टअप, जिसमें हम भी शामिल थे, इसके अलावा 2 और स्टार्टअप थे, जिसमें एक एग्रीटेक के नाम से था और एक एवेंट के नाम से था। तो आप देखें ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी पाकिस्तान रिकग्नाइज हो रहा है। अब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम आगे रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने एडवॉन ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे कोडिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसका फ़ायदा ही ये है कि दुनिया को दिखाया जा सके पाकिस्तान के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स पाकिस्तान में होंगे तो दुनिया को पता होगा कि हाँ, यहाँ पे भी बच्चे सीख रहे हैं। और वो बच्चे जब अपनी एप्लीकेशन देंगे इंटर्नशिप के लिए, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गूगल, फेसबुक के साथ मिलके जो बच्चे हमारे कोडिंग कंपटीशन के विनर हों, उनको हम वहाँ पे इंटर्नशिप दिला सकें। बिल्कुल ठीक है, एडवॉन ये काम कर रहा है और बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, और बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नवील, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम जितने भी स्टार्स को लेते हैं ना जिन्होंने कुछ अचीव किया, वो ये कहते हैं कि हमारे पास वो मौके मौजूद नहीं थे, लेकिन जितने लोगों को भी अभी तक हमने प्रोग्राम में लिया वो तैयार हैं अगलों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करने के लिए भी, कि आपको ये मसाइल ना हो। और आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी दुनिया की जो हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म्स, उनकी एनिमेशंस, उनके ग्राफिक्स यहाँ पे बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बारे में काम करते हैं और वो अवेयरनेस रखते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, BA कर लिया है, MA कर लिया है, MBA कर लिया है, BS कर लिया है, मीडिया साइंसेस कर लिया है, इनमें से निकलें और नई जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें दाखिल हम हो। कैसे निकलें फरा? हम तो कमाने के लिए जो है पढ़ाई करते हैं कि हमने डिग्री करनी है, क्योंकि हमने पैसे कमाने। हमारा मकसद जो 90% पाकिस्तानियों का ना वो यही। बिल्कुल सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा जी, कुछ आगे चलते हैं अब और पहाड़ों की बात करते हैं। मुझे लगता है वो जो हमारी एक नेशनल पेंटिंग है ना, जिसमें तकोने ऐसे करके पहाड़, एक सूरज निकल रहा होता है, उसके सामने एक ऐसी सी नदी जा रही होती है और एक छोटा सा हट होता है वहाँ। तो वो हमारी ये सब, हम सब की एक नेशनल फैंटेसी है जिसका हम सब शिकार रहे हैं। आपने भी बनाई होगी, मैंने भी बहुत बनाई। तो आज पाकिस्तान में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद पहाड़ों के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए शहरियों में शऊर उजागर करना है। बिल्कुल सही। और हमजा, आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट की दोबारा से मेजरमेंट की गई भी, ये पहाड़ों का दिन है। चूंकि तो मैं वो डिस्कस आपसे कर लूँ कि काठमांडू में नेपाल और चाइना के दरमियान इख्तलाफ था कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है। चाइना का कहना था कि इसकी जो पथरीली एरिया है सिर्फ उसे गिना जाए, और नेपाल का कहना था नहीं, जो ऊपर बर्फ की टॉप है उसको भी गिना जाए। अब इत्तफाक राय हो गया और उसकी एक जो है ना नई मेजरमेंट का मुत्तफिका ऐलान कर दिया गया कि इसकी फाइनली ऊंचाई जो है वो कितनी है। सो इतनी चीज़ें भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और अल्लाह ताला ने हमें, जैसे भी हम देख रहे थे कि इतने खूबसूरत चोटियाँ, पहाड़ अता किए हैं और हम सब की नेशनल फैंटेसी भी है। जब भी इन इलाकों में जाएँ तो इसकी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखें, इसको तबाह ना करें। अगर हम उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते, कोई पौधा लगाएं, कोई अपने हिस्से का अच्छा काम कराएं, अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम वहाँ गंद ना मचा के आए, वहाँ पे गंद ना फेंक के आए। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने की फरा बात कर लेते हैं। सर्द मौसम है, गर्मा गर्म चटखारेदार चपली कबाब खाने का ऐसे मौसम में तो अपना ही मजा। कहाँ का चपली कबाब आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो लाहौर में 2-3 मकामात हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकता कि वहाँ के ले लूँ, लेकिन आज हम तख्तबाई जो है ना, तख्तबाई KP का बहुत मज़े के होते हैं और वहाँ के चपली कबाब जो है वो मशहूर भी है। अच्छा, आपने खाए भी? हाँ, मैंने खाए हुए हैं, लेकिन आप कहाँ के आज खिला रहे हैं ये मैं भी आपको खैबर पख्तूनख्वा ही लेके जा रहा हूँ। चपली कबाब के जायके में तो कुछ आसानी नहीं है अगर वो खैबर पख्तूनख्वा का हो। उनकी जो खुशबू है वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। और हमारे नुमाइंदे इस वक्त जो है रशकई में नौशहरा में मौजूद है नासिर खान, उनसे पूछ लेते हैं कि वहाँ के कबाब कैसे हैं। हाँ, रशकई के भी अच्छे हैं। अच्छा, नासिर बताएं। शॉपिंग के लिए जब जाए ना, कपड़ों का बहुत बड़ी मार्केट होती थी और जब हम वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाते थे तो फिर वहाँ पे ये कबाब शबाब भी चलते थे। बताएं जी, कैसे कबाब हैं रशकई में और नासिर कितने लजीज हैं, खुशबू इनकी कैसी है?
जी खैबर पख्तूनख्वा के लजीज़ खानों की अगर बात की जाए तो उसमें चपली कबाब जो है वो सर फहरिस्त है, और नौशेरा के इलाके रशकई का कबाब जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी पसंद किया जाता है, और सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो जाता है तो यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके कबाब के मांग में भी मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस कबाब में क्या ऐसी खुसूसियात है ये इनसे जानते हैं जो ये कबाब तैयार करते हैं। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बेंस हम रोज़ाना की बुनियाद पर ज़बह करते और ख़ुद कीमा बनाते। इधर गर्मियों की निस्बत में सर्दियों में हमारा काम बहुत टाइट होता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि इस कबाब में ये खुसूसी बात है कि हम अपनी ही भैंस जो है वो ज़बह करते हैं और ख़ुद कीमा तैयार करते हैं, और इसका जितना भी वो मसाला है वो भी ख़ुद तैयार करते हैं। इस वजह से इस कबाब में अपनी एक लज्जत है, जिसकी वजह से ये कबाब जो है बैरूनी ममालिक में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो भी इस कबाब को काफ़ी पसंद करते हैं और अपने रिश्तेदारों से ये कबाब खाने की डिमांड करते हैं। और मेरा तो दिल चाहता है कि फ़रा और हमज़ा आपको भी ये कबाब खिला दूँ, लेकिन ये कबाब जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी ठंडा हो चुका होगा और इसके खाने के लिए आपको भी यहाँ आना होगा। जी बिल्कुल जी, ज़रूर आएंगे खाने के लिए। बहुत शुक्रिया नासिर, आपने हमें वहाँ पे बुलाया। अभी तो आप खाइए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। लेकिन नासिर ने बीच में क्यों दिया है कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो अपने रिश्तेदारों से महल मंगवाते हैं, कोई मतलब खाने की फरमाइश करते हैं कि वहाँ जाके खाओ। लेकिन जो भी है ना, मैं आप नासिर से पूछूंगी और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इसको टेस्ट भी किया जा सके। तो अगेन मैंने तो किया हुआ। हाँ, आपने तो टेस्ट किया हुआ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये इसको टेस्ट कर सकूँ, और हम इस पर मज़ीद बात करते हैं टेस्ट कैसा था। एक ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ज़रा कोयटा की और बलूचिस्तान की बात कर ली जाए तो हमसे आपको याद है एक टाइम था जब कैडेट कॉलेजेस जो है ना वो भी सिर्फ पंजाब तक महदूद थे, फिर उसका दायरा बढ़ाया गया, वो रिजमक तक और बलूचिस्तान तक लेके जाएगा। हम बात कर रहे थे कि अब इंडक्शन होती है बहुत ज़्यादा पाक आर्मी में, जब तो उसमें बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, सिंध से भी, क्योंकि वहाँ कैडेट कॉलेजेस हैं जिनसे बच्चे जो है निकल रहे होते हैं। सो इसी तरह की एक बात की है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल है, जिन्होंने कौमी टीम के साबिक लेजेंड क्रिकेटर से एक मुतालबा किया है। उन्होंने शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम और इंज़मामुल हक से कहा है कि वो सूबे में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अपनी तकनीकी महारत फराहम करें। बिल्कुल जायज़ मुतालबा, ऐसा होना भी चाहिए और इस बात पे फौरी लब्बई कहना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मकामी खिलाड़ियों को तरबियत और रहनुमाई मिल जाएगी तो वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मेरा ख्याल है जैसे हार्ड एरिया जॉब होती है ना, जो आर्मी की भी होती है कुछ अरसे के लिए, या सर्कुलेशन, हर डिपार्टमेंट का ना एक हार्ड एरिया टेन्योर होना चाहिए, भले वो स्पोर्ट्समैन, कि उनको जाके वहाँ पे सर्विसेज देनी है। बिकॉज ज़िंदगी के 3 फेजेस होते हैं हमजा, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। अगर आपने दोनों फेज कंप्लीट कर लिए तो रिटर्न करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। सो ये जो मुतालबा किया गया है, ये मुतालबा बिल्कुल अहम भी है, ज़रूरी भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट जो है वो पीछे रही है, क्रिकेट के कौमी खिलाड़ी आएँ और बलूचिस्तान क्रिकेट अकेडमी के लिए सूबाई हुकूमत का साथ दें। बिल्कुल, और बलूचिस्तान के अवाम सरफराज के मुंतज़िर हैं, जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान हैं वो आएँ और कोयटा में मैचेस खेलें। उनका कहना था कि कोयटा ग्लेडिएटर्स से बलूचिस्तान यूथ का कायम रिश्ता टूटता जा रहा है कि PSL हुई, ख़त्म हो गई, प्लेयर्स वहाँ पर आए नहीं आए, लेकिन कोयटा की टीम में कितने कोयटा के खिलाड़ी थे ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाम कमाल ने PCB, PSL फ्रेंचाइजीज और बैनुल-अक़वामी सितारों को भी यकीन दिलाया अगर सूबे को PSL मैचेस की मेज़बानी का मौका फराहम किया गया तो बलूचिस्तान हुकूमत आलमी मयार की सहूलतें फराहम करेगी। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे कमाल लग रहा है हमें, ये हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि सूबाई जो वज़ीर हैं जब वो बात करते हैं, वज़ीर आला जब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स के हवाले से अंदाज़ा होता है कि सरपरस्ती है, विल है हुकूमत की, कोई ना कोई उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो इस हवाले से सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान इमरान गिचकी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, फरमाइएगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान साबिक जो लेजेंडरी हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको सूबे में अपनी खिदमात सर अंजाम देने की दावत दी, इस बारे से भी तो कोई जवाब आया है और क्या मकसद हासिल करने की कोशिश है इस ऑफर से, इस मंसूबे से? पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज्यादा हो गए और बलूचिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से अनफॉर्चुनेटली वो मुकाम पैदा नहीं कर सका है जो शायद हम करना चाहिए था हमें। और ये CM साहब की एक अच्छी इकदाम है जिसको न सिर्फ डिपार्टमेंट बल्कि बलूचिस्तान का जो स्पोर्ट्स लवर है वो बड़ा कदर की निगाह से देखता है
एक लेजेंड को उन्होंने दावत दी है कि वो आगे आए और आगे आके कम से कम क्रिकेट के उस खेल को बलूचिस्तान में प्रमोट करें जिसका बड़ा पोटेंशियल है। एक टाइम था बलूचिस्तान में क्रिकेट बहुत रेयर स्पोर्ट हुआ करती थी, बहुत कम इलाकों में खेली जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान में बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। वाहिद बंगुलवी जैसे, बिस्मिल्लाह खान काकड़ जैसे लड़के मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकती है जो पाकिस्तान के दूसरे नौजवानों को मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इक़दाम है और इंशाल्लाह इसको बड़ी पजीराई मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं। जी ठीक है इमरान साहब, सूबा बलूचिस्तान टैलेंट की दौलत से तो माला माल है, क्या वजह है कि बलूचिस्तान से कोई क्रिकेटर कभी भी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में नुमाया मकाम हासिल नहीं कर सका? देखिए जी, ये लॉन्ग स्ट्रगल है क्रिकेट। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि बलूचिस्तान में एक टाइम था कि लोग क्रिकेट का नाम भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये वही सरजमीन है जिसमें लेजेंड्स ने पैदा हुए हैं, उन्होंने नाम कमाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे नौजवानों को वो मौके नहीं मिले जो बाकी सूबों के नौजवानों को मिलते रहे। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी भी है वो बाकी सूबों में ज्यादा फ्लरिश करती रही, लेकिन बलूचिस्तान को हमेशा इग्नोर किया गया। फॉर एग्जाम्पल PSL हो रहा है, आप देखें क्वेटा प्रीमियर लीग के नाम से टीम मौजूद है, क्वेटा के कितने लड़के खेलते हैं उसमें जाके। और यही बात है कि अपॉर्चुनिटीज मौके नौजवानों को नहीं मिलते। पूरे बलूचिस्तान में एक क्रिकेट ग्राउंड है भुगटी स्टेडियम, जो 40 साल से PCB ने उस पे जो है ना वो बैठे हुए कब्जा करके, ना वो वहां पे क्रिकेट फ्लोरिश कर रही है, ना वहां पे जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बच्चों को। तो आप बच्चे कहाँ से खेलेंगे, कहाँ से सीखेंगे? ये मौजूदा हुकूमत का विजन है, डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जिसकी वजह से जिसमें हर किस्म की क्रिकेट फुटबॉल के वेन्यूज डेवलप होते हैं। और मेरे ख्याल से कि ये जो इस तरह के लेजेंड्स को बुलाना इनको बिल्कुल ठीक है। इमरान गिचकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। यह अहम मामला है और लेजेंड क्रिकेटर्स और दीगर जो भी साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जो टैलेंट है उनको ट्रेन करें। कोई पहले दिन तो बाबर आजम नहीं बन सकता। बिल्कुल, उनको अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी सामने रखना चाहिए। हमारे जितने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो सब इसी तरह दूर दराज इलाकों में बाहर गए और छोटे छोटे इलाकों से, छोटे छोटे शहरों से, उन्होंने गांव देहातों से किस तरह से निकल के आए। तो वही ना दिए से दिया जलना चाहिए। अगर खुद आप यहाँ तक पहुँच सके हैं तो दिस इज़ टाइम टू रिटर्न। और सिर्फ सोशल मीडिया पर तकरीरें कर लेने से या हीरो बनने के बजाय ज़रूरी है कि एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट करें और वहाँ जाके काम करें। अभी आपको एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ पसनी के करीब इंतहाई नायाब नस्ल की हम बैक वेल के जोड़े को देखा गया, जिसकी तस्वीर भी थी और बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी वो। हाँ, और ये पाकिस्तान का गैन कुदरती हुस्न है। हमारे पास नीलगू समंदर है, दरिया है खूबसूरत, जहाँ पे बहुत सारी जंगली जो अल्लाह ताला ने हयात जो है वो दी है, जिसका ये नज़ारा इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि खुले समंदर में मछली के शिकार पर जाने वाले माही गिरों ने हम्प बैक नस्ल की दुनिया में नादिर व नायाब तस्वुर किए जाने वाले वेल के जोड़े को लहरों की दोष पर फ़ज़ा में उछलते ठकेलियाँ करते देखा है, जो कि आप भी इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये वो रेयर मनाजिर है जो मतलब कम ही लोगों को देखने को मिलते हैं और कम ही जगहों पर ये मनाजिर जो हैं ये देखे जाते हैं। बलूचिस्तान के जो मकामी माहीगीर हैं उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में इस दिल फरेब मंजर को महफूज कर लिया और हम सारे देख पा रहे हैं, आप तक भी हम ये पहुंचा रहे हैं। कितना खूबसूरत ये मंजर है। और तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान मौज़म खान के मुताबिक हम बैक वेल सिर्फ यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान में पाई जाती हैं, इतनी नायाब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वेल का जोड़ा जो दुनिया में वेल की नायाब तरीन नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। हालिया मुशाहिदे के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 100 के करीब इस नस्ल की वेल्स पाई जाती हैं। तो अंदाज़ा करें कि वो खुशनसीब, अब हम सब वो खुशनसीब हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ 100 की तादाद में ये जानवर या ये वेल, क्योंकि मैमल है तो इसे जानवर मेरा ख्याल हम कह सकते हैं मछली के अलावा भी तो वो ये पाई जाती है और हम उसका नज़ारा जो है वो देख रहे हैं, जो कि एक ब्लेसिंग है। और सबसे बड़ी बात है वो कितने खुश हैं क्योंकि समंदर
नीलगू है, साफ है, वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं अपनी उसको ज़िंदगी को। नेचर के लिए यही नेचर, हमारे भी यही नेचर है। उनको जो माहौल उनको चाहिए वो उनको मिला हुआ है, वो इतना अटकेलियाँ कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान व्हेल एंड डॉल्फिन सोसाइटी मोहम्मद मौज़म खान साहब। मौज़म खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या पाकिस्तान में वेल्स मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो उनकी यहाँ कौन सी इकसाम है, और ये वेल्स क्या इधर पाकिस्तान के पानियों में ही रहती हैं या थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं? नहीं, पाकिस्तान में वेल की बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है और अच्छी खासी तादाद में ये मौजूद है। लोगों का ख्याल है कि शायद वेल दुनिया के ठंडे ममालिक में होती है। पाकिस्तान में वेल की तकरीबन वेल या वेल से रिलेटेड तकरीबन 23 किस्में हैं, जिसमें से 4 बड़ी वेल्स हैं। और इससे पहले तो उनके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में जब से WWF पाकिस्तान ने इस पर मेहनत शुरू की है और किया है, तो अब तक हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा साइटिंग मौजूद है, जिसमें ये वेल हमें पाकिस्तानी वाटर्स में मुकम्मल तौर पर यहीं पे रहती हैं। और कुछ ऐसा है कि लोकल माइग्रेशन भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के हदूद में ही रहती हैं। और हमारे पास अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन है वेल की। ठीक है, ये जो नज़ारा आप कह रहे हैं 200 से ज़्यादा साइटिंग है, तो ये उन्हीं में से एक मामूल का नज़ारा है? कोई ख़ास औकात या दिन होते हैं जब ये इतना खेलती कूदती मौज मस्ती करती दिखाई देती हैं, या ये इत्तफाकिया जो हैं इस टाइम पे मशगूल हैं इस तरह से, और ये इसी तरह से इनका लाइफस्टाइल होता है, ये इतनी उछलती कूदती रहती हैं और खुशबाश रहती हैं? आमतौर पे कोई इतनी हर वक्त ये ब्रीचिंग नहीं करती है। जो ब्रीचिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ उस वक्त होता है जबकि ये अपने आप को एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं। समुंदर में वेल का नज़र आना कोई ऐसा नहीं कि हर वक्त नज़र आती हैं, ये नज़र उसी वक्त आती हैं जबकि चाहे आप इसको तलाश करें या आप खुशकिस्मत हो कि आपको ये नज़र आ जाए। बिल्कुल ठीक है। मौज़म साहब, पाकिस्तान में वेल को क्या खतरात दरपेश है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काम हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए? पाकिस्तान में वेल को सबसे ज़्यादा जो खतरे हैं वो माहीगीरी और पोल्यूशन का है। माहीगीरी की एक्सटेंशन की वजह से बहुत सारे जाल ऐसे हैं जिसमें ये वेल फंस के मर सकती हैं और मरती रही हैं। और लेकिन इसके लिए पहले कानून मौजूद नहीं था, लेकिन 2016 में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस पर मुकम्मल कानून बना दिया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और आप हमें इस वक्त नज़ारे के बारे में अपडेट कर रहे थे। लेट्स होप एंड विश के पाकिस्तान में ना हर एक जंगली हयात भी, पौधे भी, इंसान भी, जानवर भी, नबातात भी, हर चीज़ महफूज हो, उसको उसकी ड्यू प्लेस एंड रिस्पेक्ट मिले जो कि हक है हर एक का, और वैसा माहौल मिल सके उसको। अभी हम आपको बताते हैं कि देहात में गन्ने की फसल पककर तैयार हुई है, तो गुड़ बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। मैं आपको बता रही थी पिछले दिनों मैं गई थी तो मैंने देखा कि एक तवातर के साथ जो है वो, और पहले नहीं था, ये 1-2 साल पहले इतना ज़्यादा गुड़ जो है मुझे बनता दिखाई नहीं दिया, या शायद मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल कुछ ज़्यादा गुड़ बनाया जा रहा है। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है। हमजा एक बड़ी मशहूर डायलॉग भी था ना, मर जावा गुड़ खा के, सुना हुआ? बिल्कुल सुना हुआ है। बिल्कुल सही। सो ये गन्ने से गुड़ बनाने का जो मेहनत तलब काम है, इस पर आरिफ वाला से सफदर सुखेरा रिपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं। गन्ने की फसल की तैयारी के साथ ही देहात में गुड़ की तैयारी का सीजन उरूज पर है। खेतों से गन्ना लाकर पहले इसे बेलने से गुजारकर रस निकाला जाता है। रस को कड़ाह में डालकर इसके नीचे गन्ने की छोई और फोक की मदद से आग जलाई जाती है। आग पर रखे कड़ाह में जब गन्ने के खोलते हुए रस पर मैल आ जाती है तो इसे छलनी की मदद से उतारा जाता है। रस पककर तैयार हो जाए तो इसे एक और कड़ाही में गोडी करके इसे ठंडा किया जाता और पेसियां तैयार की जाती हैं। सुबह तो शाम तक लैके इत्थे असीं काम करते हैं जी, बड़ी मेहनत का यह काम, साफ सुथरा गुड़ बनाते हैं, शक्कर भी बनाते, मेवे वाला गुड़ भी बनाते। गुड़ खरीदार तक पहुँचे तो किसान समझता है कि उसे इसकी तवील मेहनत का सिला मिल गया है। यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा गुड़ बनता है, ये सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है। मैं अपने घर में भी गुड़ इस्तेमाल करता हूँ और अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट के तौर पर भेजता हूँ। तिब्बी माहिरीन भी चीनी की जगह गुड़ के इस्तेमाल को फ़ायदेमंद करार देते हैं। कैमरा टीम के साथ सफदर सुखेरा, 92 न्यूज़, आरिफ वाला।
वैसे ना जो चीज़ें अगर इसको टेम्पर ना करें, इसमें वो सोडा ना डालें, बहुत सारा रंग काट ना डालें बहुत सारा, और इसके अंदर चीनी ना डालें, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये फिर हमारी बड़ी खालिस सौगात। और अगर आप खुद जाके देखें तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मौका मिले ना तो ज़रूर इस अमल पूरे को। अच्छा, आपको पता है हमजा, इसकी तैयारी के दौरान एक मोलेसिस बनता है ना, वो जिसे राब कह लें या रॉ कह लें, जो भी वो है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप इसको सर्च करें इस लफ्ज़ के साथ, तो वो सबसे बेहतरीन टॉनिक डिक्लेयर होता है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जितना अच्छा कॉम्बिनेशन शायद किसी बड़ी से बड़ी आपको मल्टी उसमें ना मिले विटामिन्स में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अच्छा सा वीकेंड गुजारिए, हिफाजत के साथ रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।